हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग जो है क्लास 10 साइंस का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो जो है देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो है बायोलॉजी तीनों के जो है इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, सब कुछ हम जो है देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा। ठीक है, लेकिन इसमें आपका जो है कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। अगर आप जो है अच्छे से तैयारी कर लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो एक कंप्लीट रिवीजन के तौर पर आप जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जो है फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे, फिर जो है केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद जो है हम बायोलॉजी के देखेंगे। ठीक है, तो पाँच क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन जो है हर विषय के देखेंगे और उसमें जो है आपको पूरा एक तरीके से जो है रिवीजन हो जाएगा पूरा साइंस का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है फिजिक्स का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ये जो है आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है कि जैसे कोई भी प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से टकरा कर, ठीक है, कोई भी प्रकाश, इसका देखिए परिभाषा क्या होता है प्रकाश के परावर्तन का, कि प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटती है तो उसे जो है प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश के परावर्तन के नियम भी पूछता है। ठीक है, तो इसके जो है दो नियम है, आप लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। सबसे पहला नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जो है बराबर होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम होता है। ठीक है, तो और उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन है जो कि लेंस से संबंधित है। लेंस क्या होता है ये जो है आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो लेंस का भी परिभाषा आप लोग देख लीजिए। देखिए, लेंस क्या होता है कि लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो कि एक निश्चित ज्यामिति के सतहों से घिरा होता है। ठीक है, ये जो है लेंस का परिभाषा होता है। ठीक है, लेंस किसी पारदर्शिक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो एक निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ होता है, उसे जो है लेंस कहते हैं। और लेंस के प्रकार, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस जो है दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और जो है एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, जो लेंस किनारे पर पतला एवं बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं, और जो लेंस किनारे पर मोटा और जो है बीच में पतला होता है उसे जो है अवतल लेंस कहते हैं। ये अवतल लेंस है और ये जो है उत्तल लेंस है। ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक और जो है ओम का नियम, देखिए आपसे बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये जो है हर साल आता है। ओम का नियम आपसे हमेशा जब पूछा जाता है तो ओम के नियम में देखिए क्या लिखेंगे कि 1826 ईस्वी में जर्मन के वैज्ञानिक, ठीक है, साइमन ओम ने एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। अब नीचे लिखेंगे कि ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कि कोई भी जो है चालक तार है, ठीक है, मान लेते हैं ये जो है चालक तार है, यदि इसके ताप में परिवर्तन न हो तो इस पर जो इसमें जो प्रवाहित धारा है, धारा यानी कि विद्युत धारा आई, जो धारा है उनके इसके सिरों के बीच आरोपित जो विभवांतर भी उसके जो है समानुपाती होता है। ठीक है, ये जो है आपका ओम का नियम है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन जो है पूछा जाता है आपसे कि चुंबक क्या है। ठीक है, चुंबक क्या है और चुंबक के गुण बताइए, ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए, चुंबक वह पदार्थ होता है जो लोहे और लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, चुंबक तो लोहे से बनी जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो चुंबक कैसे लिखेंगे कि चुंबक वह पदार्थ होते हैं जो लोहे तथा लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, उसे चुंबक कहते हैं। ठीक है, अब चुंबक के गुण में क्या लिखेंगे, तो देखिए चुंबक के गुण में सबसे पहला तो यही हो जाएगा कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और जो है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, सामान्यतः ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि ये जो है ध्रुव जो है एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, सामान्य ध्रुव और समान ध्रुव। ठीक है, यानी कि अगर नॉर्थ जो है ध्रुव को लाया जाए पास में तो ये जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और साउथ ध्रुव पोल को लाया जाए पास में तो ये जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे।
ठीक है, समान वाले ध्रुव। और असमान ध्रुव यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल अगर लाया जाए पास पास, तो ये जो है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या लिखेंगे कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और तीसरा लिखेंगे कि असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, और चुंबक का एक और गुण होता है कि इसको स्वतंत्र रूप से लटकाने पर जो है चुंबक उत्तरी और दक्षिणी दिशा में, उसका जो उत्तरी ध्रुव होता है उत्तर की दिशा में, और जो दक्षिणी ध्रुव होता है दक्षिण की दिशा में जो है लटक रहे होते हैं। ठीक है, और ये जो चुंबक होता है, अब देखिए, अब जब गुण बता दिया तो चुंबक के प्रकार भी आपको बता दें। चुंबक जो होता है, चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वह जो चुंबक के गुण दो तरीके से रखते हैं। ठीक है, एक जो होते हैं चुंबकीय पदार्थ होते हैं और एक जो होते हैं अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो कभी कभी आपसे जो है इनका भी परिभाषा पूछ लिया जाता है कि चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो इसको भी मैं आपको बता दूं कि वैसे पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं वो जो है चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, यानी कि मतलब चुंबक को अपनी ओर नहीं, जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं वह जो है चुंबकीय पदार्थ होते हैं। जैसे लोहा हो गया, टीन हो गया, ठीक है, तांबा हो गया, ये सब चीज़ें क्या है चुंबक की ओर जो है आकर्षित हो जाते हैं, तो इसे जो है चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और अचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबक की ओर जो है आकर्षित नहीं होते हैं, यानी कि उनको जो है प्रतिकर्षित भी नहीं करते। मतलब सिंपल सा लिख सकते हैं कि जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उसे जो है अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हो गया, ठीक है, शीशे को, अगर कांच को, प्लास्टिक को, ये सब चीज़ें क्या है, या फिर चमड़ा या फिर कागज़ को जब चुंबक के पास ले जाएंगे तो ये सब जो है आकर्षित नहीं होते हैं, तो ये जो है अचुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो चुंबक से जुड़ी हुई इतनी जानकारी जो है काफ़ी है। इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो है एक और प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि ऊर्जा क्या है। ठीक है, तो ऊर्जा देखिए क्या बोलते हैं कि इसको जो है सिंपल रूप में आप बोल सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब वो कार्य चाहे कोई मनुष्य करे या मशीन करे, उसको भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जैसे कोई मशीन चल रहा है तो उसको ऊर्जा की ज़रूरत है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो जो है खाना खाएगा ऊर्जा लेने के लिए, मनुष्य तो खाना खाता है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, लेकिन मशीन को क्या चाहिए, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, ये भी जो है उसका ऊर्जा जो है मतलब ऊर्जा को प्रोड्यूस करने के लिए एक क्षमता है। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे यांत्रिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये सब जो है ऊर्जा के प्रकार है। ठीक है, और जो है एक ऊर्जा संरक्षण का नियम भी आपसे पूछता है। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम देखिए क्या होता है, सिंपल सा होता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बस हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। ये जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, अब फिजिक्स के क्वेश्चन हो गए। अब जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री में जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग सबसे पहला है, देखिए, रासायनिक अभिक्रिया। आपके से जो है पूछा गया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया देखिए, इसका एक सिंपल सा जो है आपका वो जो है परिभाषा होता है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, ठीक है, भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ की रचना करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको सिंपल लगे वो आप लोग जो है लिख सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए हाइड्रोजन ले लिए एक और प्लस क्लोरीन गैस ले लिए। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर जो है एक अलग पदार्थ की रचना करते हैं HCl का। ठीक है, दो अणु HCl का, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये जो है रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में देखिए, एक होता है आपका अपचयन अभिक्रिया और एक होता है उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, वो अलग अलग होते हैं, और जब अपचयन और उपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ हो किसी रासायनिक समीकरण में उत्पन्न हो तो उसे हम जो है रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसका रेडॉक्स अभिक्रिया का डेफिनेशन अगर आपको लिखने के लिए आता है तो आप कैसे लिखेंगे, किसी रासायनिक समीकरण में
जब उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया एक साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका जो है आप जो है एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, और ये जब रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा H2O यानी कि जल प्लस कॉपर। ठीक है, कॉपर का अवक्षेप निकलेगा। ठीक है, ये जो है रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। अब उसके बाद जो है एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि खनिज किसे कहते हैं और जो है अयस्क किसे कहते हैं। ठीक है, तो खनिज देखिए, खनिज का एक सिंपल सा परिभाषा होता है कि पृथ्वी की परत में पाई जाने वाली धातु। ठीक है, पृथ्वी की परत में पाई जाने वाली धातु को क्या कहते हैं, हम जो है खनिज कहते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी की परत में जो भी धातुएं पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो अयस्क का परिभाषा होता है, देखिए क्या होता है, खनिज से संबंधित अयस्क होता है। ठीक है, तो खनिज का परिभाषा क्या था कि पृथ्वी की परत में प्राकृतिक रूप से जो धातु पाई जाती है उसे खनिज कहते हैं। और अयस्क किसे कहते हैं, जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु पाए जाते हैं तथा जिसे कम खर्च में आसानी से सरलतापूर्वक धातु निकाला जा सके उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, यानी कि खनिज का ही एक जो है रूप होता है अयस्क। खनिज से क्या कहते हैं, उनमें जो अशुद्धियाँ होती हैं, धूल के कण वगैरह, उनको जो है साफ करके एक जो है अलग ये जो है शुद्ध धातु जब निकाला जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसको जो है अयस्क बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेंडलीव के आवर्त सारणी से आपके जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडलीव का नियम बताइए। ठीक है, एक बोला जाता है कि मेंडलीव का नियम बताइए और एक बोला जाता है कि मोजले का नियम बताइए। ठीक है, अब इन दोनों को समझते हैं। देखिए मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी बनाई तो आवर्त सारणी में जब तत्वों को रखा तो उनके जो है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के रूप में रखा, मतलब कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो और जब मोजले ने आवर्त इस मेंडलीव का आवर्त सारणी का विश्लेषण किया तो इन्होंने जो है परमाणु द्रव्यमान को हटाकर परमाणु भार को हटाकर परमाणु द्रव्यमान के जो है बढ़ते हुए क्रम में रखा। ठीक है, तो ये जो है मेंडलीव जो है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखे थे, और ये जो मोजले हैं ये जो है परमाणु भार, हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो मेंडलीव है ये जो है परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जो है रखे थे तत्वों का, और जो मोजले हैं ये जो है परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखे थे। ठीक है, तो अगर आपसे मेंडलीव का नियम पूछता है कि मेंडलीव के आवर्त नियम क्या है, तो आप लिखेंगे कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान वही एक ही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर भार न लिख के यहाँ पर जो है द्रव्यमान ही लिख दीजिए। ठीक है, द्रव्यमान रहेगा तो थोड़ा सा मतलब सही लगता है। ठीक है, तो मेंडलीव का अगर आवर्त नियम पूछता है तो आप लिखेंगे कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। और अगर मोजले का नियम पूछता है तो आप लिखेंगे कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, क्रमांक, ये चीज़ आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछता है कि मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम, तो मेंडलीव ने जो बनाया था आवर्त सारणी वो जो है ओल्ड आवर्त सारणी था, यानी कि पुराना था, और उसी में जो है विश्लेषण करके जब परमाणु द्रव्यमान को हटाकर परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में मोजले ने उस आवर्त सारणी को जो है बनाया, तो यही जो है आधुनिक आवर्त सारणी हो। आवर्त सारणी तो मेंडलीव का ही था, लेकिन जब मोजले ने संशोधन किया तो इसी को जो है आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। तो अगर आपको जो है आधुनिक आवर्त नियम पूछा जाता है तो भी आप मोजले का ही नियम लिखेंगे कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, इसमें जो है कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया फिर से जो है पीछे करके दोनों को जो है ध्यान से समझ लीजिएगा। मेंडलीव का जो आवर्त नियम है वह जो है तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, और जो मोजले का नियम है, या फिर अगर आपसे पूछता है कि मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम, तो भी आप जो है यही लिखेंगे कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है देखिए साबुनीकरण और अपमार्जक। ये जो है पूछा जाता है कि साबुनीकरण क्या होता है
है ना। तो साबुनीकरण का परिभाषा देखिए क्या होता है कि वनस्पति तेल एवं वसा का, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वनस्पति तेल एवं वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप जब साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है तो उसे जो है साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। फिर से सुनिएगा कि वनस्पति तेल एवं वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन और ग्लिसरॉल बनता है तो उसे क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। अब अपमार्जक क्या होता है, अपमार्जक भी पूछा जाता है, तो अपमार्जक का डेफिनेशन लिखेंगे कि अपमार्जन उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं, ठीक है। अपमार्जक जो है उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम के लवण होते हैं, ठीक है। ये जो है अपमार्जक का डिफिनेशन है। अगर नहीं पता है तो आप जो है दोनों को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये अब जो है हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन देखते हैं कि जीव विज्ञान में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में जो है पूछे गए हैं और आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वह जो है पूछा जाता है कि पोषण क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले जो है आपको पोषण पूछा जाता है। तो पोषण अगर आपसे पूछा जाता है कि पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, पोषण के प्रकार भी पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपका जो है पोषण लिखना है तो पोषण में हेडिंग डालकर लिखेंगे कि पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें प्रत्येक जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं, ठीक है। पोषण क्या है, पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें प्रत्येक जीव जंतु पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं, ये जो है पोषण कहलाता है, ठीक है। अब पोषण के प्रकार कितने होते हैं, तो पोषण जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण, ठीक है। स्वपोषण वो होते हैं जो ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते बल्कि वे स्वयं ही अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें जो है स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वह जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो तो किसी पर डिपेंड नहीं रहते, तो इसे जो है स्वपोषण कहते हैं, ठीक है। और परपोषण क्या होता है, तो परपोषण वे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर अन्य चीज़ों पर निर्भर रहता है, अन्य जीवों पर या अन्य पेड़ पौधों पर, वनस्पतियों पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं, ठीक है। पर मतलब कि दूसरे पर निर्भर, ठीक है। जैसे पशु हो गया, पक्षी हो गया या फिर मनुष्य हो गया, ये सब लोग, जैसे मनुष्य हो गया तो ये तो अपना भोजन खुद उगाते नहीं, ये हरे सब्जियों के पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं या फिर जो है दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है स्वपोषण और परपोषण, ये जो है पोषण के प्रकार हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका आता है कि प्रकाश संश्लेषण पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी जो है क्रियाविधि समझाइए, ये जो है क्रियाविधि भी पूछता है, ठीक है। इसका रिएक्शन भी पूछता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसमें अगर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण जो है हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की एक विधि है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश लेकर और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, ठीक है, और भूमि से जल एवं खनिज लवण ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है। फिर से सुन लिए, देखिए ध्यान से, देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाने की एक विधि है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल एवं खनिज लवण ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है। सूर्य से क्या ग्रहण करेंगे, सूर्य से जो है सूर्य का प्रकाश ग्रहण करेंगे और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे और भूमि से जल एवं खनिज लवण ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। इसी विधि को, इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है, ठीक है। प्रकाश, आप नीचे जो है अगर आप रिएक्शन भी लिखेंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। प्रकाश रिएक्शन लिखने से पहले जो है क्या लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण निम्न अभिक्रिया द्वारा दिखाया जा सकता है। तो इसका जो समीकरण होता है देखिए 6CO2, ठीक है, यहाँ देखिए 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है। और ये क्या जो है बनाता है, इधर देखिए C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है। इस जो है इस समीकरण द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जो है समझ सकते हैं। अगर आपसे पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण में जो आवश्यक पदार्थ हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इसमें देखिए क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए यही जो आप ही मैंने इसका डेफिनेशन बताया
कि हरे पेड़ पौधे जो है सूर्य के प्रकाश से क्या लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल और खनिज लवण। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आवश्यक है। पहली बात तो क्लोरोफिल, जो कि पेड़ पौधे हरे जो होते हैं वो जो है क्लोरोफिल अपना बना लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल और खनिज लवण भी चाहिए, और सूर्य का प्रकाश चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आवश्यक पदार्थ हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो भाग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्वसन। श्वसन आपसे पूछा जाता है कि श्वसन क्या होता है। ठीक है, तो श्वसन में देखिए कैसे लिखेंगे कि जीवों में होने वाली ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जल व ऊर्जा में मुक्त होता है, ऐसी क्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, श्वसन क्या होते हैं। जीवों में होने वाली ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जल व ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है, तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अब ये श्वसन जो है अगर प्रकार लिखना चाहें तो श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। श्वसन जो है 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और जो है अवायवीय श्वसन। ठीक है, या फिर वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं और अवायवीय श्वसन को अनाक्सी श्वसन भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सी श्वसन क्या हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे वो ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और जिस श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती उसे जो है अनाक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है लिख सकते हैं आप चाहे तो। उसके बाद जो है पूछा जाता है कि रक्त धमनियाँ क्या होती हैं। ठीक है, रक्त वाहिनियाँ क्या होती हैं। ठीक है, रक्त वाहिनी में ही धमनी और शिराएँ ये सब आएंगे। ठीक है, तो रक्त वाहिनी देखिए क्या होती है कि रक्त वाहिनी का कार्य होता है हमारे शरीर में रक्त को स्थानांतरित करना, यानी कि एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना। ठीक है, रक्त वाहिनी क्या होती है। अगर रक्त वाहिनी का परिभाषा लिखने को आए तो आप क्या लिखेंगे कि रक्त वाहिनियों का कार्य हमारे शरीर में रक्त को स्थानांतरित करना होता है। ठीक है, रक्त वाहिनियाँ मुख्यतः जो है 2 प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, वैसे तो जो है 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन मेन जो है 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है धमनी, एक होती है शिरा। ठीक है, एक क्या होती है धमनी, इसका जो अलग से भी परिभाषा जो है कभी कभी पूछा जाता है कि धमनी और शिरा क्या होता है, इनको जो है परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो धमनियाँ देखिए क्या होती हैं। धमनियों का कार्य होता है हमारे शरीर में शुद्ध या ऑक्सीकृत, ठीक है, शुद्ध या ऑक्सीकृत रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाना। ठीक है, यानी कि धमनी जो है हमारे शरीर में हृदय से विभिन्न अंगों तक शुद्ध रक्त पहुंचाती है। ठीक है, और शिराएँ क्या होती है, शिरा क्या होता है, तो शिराएँ जो होती हैं वह जो है अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय में ले कर आती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये हृदय है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो है अगर हृदय है, ठीक है, तो धमनी क्या करता है, धमनी करता है कि शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुँचाता है। ठीक है, और शिरा क्या करता है कि शिरा जो है विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाता है, हृदय में शुद्ध करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है धमनी और शिरा का कार्य हो गया। इसको चाहे तो देखिए जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आपको याद है पहले से ही तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद जो है पूछा जाता है आपसे कि जनन क्या होता है। ठीक है, जनन देखिए, जनन का परिभाषा अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी पर निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो जनन क्या होता है, जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे नए संतान उत्पन्न करते हैं, यह पृथ्वी पर निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, मतलब कि जनन में जो है एक कोई भी मनुष्य या कोई भी प्राणी जो है जो जीवित है वह जो है अपने समान नए संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, वो इसी को जो है जनन कहते हैं। अब पता चले जैसे मान लीजिए मानव है, ठीक है, कोई मानव है वह जो है अपने समान जो है कोई नया जीव उत्पन्न ना करें। ठीक है, एक पल के लिए मान लीजिए कि कोई भी मानव जो है अपने समान नया जीव उत्पन्न ना करे, अगर मान लीजिए वह जो है बूढ़ा होकर मर गया, ठीक है, तो उसके बाद तो पूरा दुनिया खाली हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि जनन भी आवश्यक होता है। ठीक है, और इस पृथ्वी पर निरंतरता बनाए रखने के लिए, जैसे आपके दादाजी से
आपके दादाजी के बाद जो है आपके पिताजी का काल आया, फिर आपके पिताजी के बाद जो है आप इस दुनिया में आए, ठीक है। तो एक फिर आपके बाद जो है कोई और आएगा, ठीक है। तो ये जो है एक मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है, यह एक जो है निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक भी है, ठीक है। तो बाकी इसको जो है डिटेल में आप जो हमने जो जनन का वीडियो एक अपलोड किया है उसमें आप जो है देख सकते हैं, आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये अगर आपसे पूछा जाता है कि जनन के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। जनन देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन, ठीक है। देखिए अलैंगिक जनन में क्या होता है कि वह जनन जिसमें नर एवं मादा दोनों की आवश्यकता न होकर एक ही जीव में उत्पन्न करने की क्षमता होती है, तो उसे जो है अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे अमीबा में जनन, यीस्ट में जनन, ये सब क्या है, अलैंगिक जनन है, ठीक है। अभी देखिए मैं जो है लिख नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो है एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये जो है अलैंगिक जनन हो गया। और लैंगिक जनन क्या है, ध्यान से समझिएगा, वह जनन जिसमें एक नर और एक मादा मिलकर किसी नए जीव को उत्पन्न करते हैं उसे जो है लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मनुष्य, ठीक है, मनुष्य हो गया, पशु हो गया, या फिर पक्षी हो गया, है ना। तो मनुष्यों में जो है लैंगिक जनन ही होता है, मनुष्य हो गया या फिर कोई भी पशु हो गया तो इसमें जो है लैंगिक जनन हो गया कहते हैं। अलैंगिक जनन में एक ही चीज़ जो है अपने समान नए जीव उत्पन्न कर सकता है, लेकिन लैंगिक जनन में दो लोगों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई। इस पूरे क्लास को जो है एक दो बार आप लोग जो है देख लेंगे, फिर आपका जो पूरे साइंस का रिवीजन जो है हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये था जो है आपका आज का पूरा वीडियो, जो है साइंस का पूरा कंप्लीट रिवीजन। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा, और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और वीडियो को कर दीजिए जल्दी से लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब बाकी सारे क्लासेस के वीडियो आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगे।